अध्याय 81। प्रोफेसर मार्शल द्वारा अपना परिचय समाप्त करने के बाद पूरी भीड़ सैकड़ों के समूहों में विभाजित हो गई। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग स्थानों की ओर निर्देशित किया गया था, जहां प्रत्येक मेक डिजाइनर को एक पूर्व निर्धारित स्थान पर खड़ा होना था। यहां तक कि उड़नटोलों को भी पैदल चलने वालों के सिर के ऊपर रखना पड़ता था। प्रोफेसर मार्शल ने धैर्य पूर्वक तब तक इंतजार किया जब तक छात्र गाइड यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि उनके समूह सही स्थानों पर हैं। अब आइए क्वालिफायर से शुरुआत करें। अब से 3 दिन बाद आप में से सर्वश्रेष्ठ लोग हमारे सबसे प्रतिष्ठित मेहमानों के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। आप में से केवल 100 लोगों को ही यह अवसर मिलेगा, जिसका मतलब है कि हमारे सामने सभी प्रतियोगियों में से 99.8% को चुनने का एक बड़ा काम है। हर कोई थोड़ा काम उठा। बहुत सारे मेक डिजाइनर प्रतियोगिता में आए थे। 30 वर्ष की आयु सीमा के साथ भी कोमोडो स्टार सेक्टर बहुत बड़ा था। जब भी एलआईटी ने अपनी खुली प्रतियोगिता आयोजित की, वे अपने परीक्षणों को मिश्रित करना पसंद करते थे। हालांकि आयोजकों ने अक्सर उनमें से अधिकांश का पुनः उपयोग किया, फिर भी परीक्षणों के चयन से प्रतियोगियों को कुछ चिंता हुई। आखिरकार किसी ने यह दावा नहीं किया कि वे हर चीज में उत्कृष्ट हैं। क्वालिफायर के लिए हम आज 2 राउंड और कल एक और लंबा ट्रायल आयोजित करेंगे। हमारे पहले दौर में आपकी बुनियादी बातों का परीक्षण किया जाएगा। एक पूर्ण आधार के बिना आपको हमारे स्वामी द्वारा विचार किए जाने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे अनुभव में आप में से कई लोग कट हासिल करने में विफल रहते हैं, इसलिए 5 में से केवल एक ही अगले दौर के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। सभी के चेहरों के सामने एक प्रक्षेपण चमक उठा। वेस और बाकी सभी को आश्चर्य हुआ। इसमें परीक्षाओं की एक श्रृंखला शामिल थी। क्या बकवास है? क्या हम स्कूल में वापस आ गए हैं? धत तेरी की! मैंने जो सीखा था उसका आधा हिस्सा मैं पहले ही भूल चुका हूँ। हा, कोई भी परीक्षा मुझे नहीं रोक पाएगी। मैं सीखने का विशेषज्ञ हूँ। कुछ मेक डिजाइनर ऐसे विलाप कर रहे थे मानो किसी त्रासदी से घिरे हों, जबकि अन्य ने अहंकार पूर्वक दावा किया कि वे किसी भी परीक्षा में आसानी से उत्तीर्ण हो सकते हैं। जहां तक वे इसका सवाल है, उन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। हो सकता है कि वह सर्वोत्तम पुस्तक शिक्षार्थी न रहे हों, लेकिन सिस्टम से प्राप्त सारा ज्ञान उनके दिमाग में व्यापक रूप से भरा हुआ था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह कोई विवरण भूल गया हो। वास्तविक ब्रह्मांड में जब आपको अपना काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो आपसे सक्षमता से प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है। आप में से कोई भी जो किसी भी बुनियादी विषय में ढीला पड़ गया है, उसके पास उद्योग में आगे बढ़ने के लिए कभी भी वह चीज नहीं होगी जो आवश्यक है। प्रत्येक वरिष्ठ मास्टर और स्टार डिजाइनर कड़ी मेहनत और प्रतिभा के संयोजन पर भरोसा करके अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मात्र कनेक्शन और धन आपको बढ़त दिला सकते हैं, लेकिन किसी भी डिजाइनर ने कभी भी आलसी रहकर स्थायी सफलता हासिल नहीं की है। जब कुछ डिजाइनरों ने प्रोफेसर के दृष्टिकोण को समझा तो शोर शांत हो गया। अधिकांश प्रतिभागी मास्टर्स को प्रभावित करने के लिए दूर दूर से आए थे। इन प्रतिष्ठित हस्तियों को आपके बटुए के आकार जैसे नियमित तरीकों से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। डिजाइनर, कृपया परीक्षण भरने के लिए तैयार रहें। आप में से प्रत्येक ने 5 अलग अलग परीक्षाओं को उस स्तर पर प्राप्त किया है जो हम अपने अंतिम वर्ष के छात्रों से अपेक्षा करते हैं। आप भरने और जमा करने के लिए 3 विषयों का चयन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हम आपको केवल 5 घंटे का समय देंगे, जो कि परीक्षा पूरी करने के लिए पर्याप्त समय से अधिक होगा यदि आप अपने चुने हुए क्षेत्रों में कुशल हैं। आपके अंक एक साथ गिने जाएंगे और केवल शीर्ष 10,000 ही उत्तीर्ण होंगे।
इसका मतलब यह हुआ कि 40,000 मेक डिजाइनरों को पहले ही दौर में बाहर होने के लिए मजबूर होना पड़ा। लीमर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डिजाइनरों की विशाल भीड़ को कम करने के अपने प्रयासों में पीछे नहीं हटे। इनमें से अधिकांश मेक डिजाइनरों की उम्मीदें खत्म होने वाली थीं और उन्हें भीड़ के सामने अपना कौशल दिखाने का मौका भी नहीं मिला। शुरू करना। अनुमान अनलॉक हो गए, जिससे प्रत्येक डिजाइनर को डिजिटल परीक्षा फाइलों के साथ बातचीत करने की अनुमति मिली। वेस ने उन सभी को यह देखने के लिए फैलाया कि लीमर ने विशेष रूप से उसके लिए कौन से विषय चुने। कंप्यूटर विज्ञान, अंकशास्त्र, यांत्रिकी, धातु कर्म, भौतिक विज्ञान। वेस ने स्वयं की शपथ ली। वह भूल गया कि जब उसे आखिरी बार डीपी का अप्रत्याशित लाभ मिला था तो उसने अपने मूलभूत कौशल को पूरा करने से इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने अपने यांत्रिकी और धातु कर्म कौशल को सर्वश्रेष्ठ माना, लेकिन उन्होंने अपने कंप्यूटर विज्ञान, गणित और भौतिकी में सुधार करने की उपेक्षा की। खैर, बाद के 3 कौशलों में से मैं भौतिकी में सबसे कम कमजोर हूँ। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने सबसे अच्छे विषय मैकेनिक्स से शुरुआत करना चुना। उसने यांत्रिकी परीक्षा की किताब का पन्ना पलटा और भीतर की समस्याओं से निपटना शुरू कर दिया। यह आसान है, जबकि पुराना वेस एक चट्टान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। वर्तमान में वे शायद ही इन सवालों को देखकर लड़खड़ाया हो। उन्होंने सवालों के जवाब देने के लिए इत्मीनान से सही तरीका अपनाया। कुछ समस्याएं तो इस बात से भी संबंधित थीं कि अधिक गति कैसे हासिल की जाए, जो उनके अत्यधिक विकसित स्पीड ट्यूनिंग उपकौशल के साथ सीधे उनके दायरे में आ गई। केवल अंत में वेस को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अस्पष्ट रूप से संदेह था कि मास्टर ओल्सन ने व्यक्तिगत रूप से इन समस्याओं को तैयार किया था, क्योंकि वे उनकी विशिष्टताओं में आते थे। वह डिजाइनिंग में माहिर नहीं थे। ऊर्जा कुशल मशीनें, इंजनों की तो बात ही छोड़ दें। यांत्रिकी में केवल उनकी ठोस नींव ने ही उन्हें सबसे कठिन प्रश्नों के बुनियादी उत्तर प्रदान करने की अनुमति दी। मुझे लगता है कि जिसने भी मास्टर ओल्सन के तहत पाठ्यक्रम का पालन किया है, उसे इन परीक्षणों से गुजरना चाहिए। कोई भी अन्य व्यक्ति केवल अपनी खराब किस्मत को दोष दे सकता है। जब वेस ने यांत्रिकी को एक तरफ रख दिया और अपनी धातु कर्म परीक्षा शुरू की, तो उसने रिकॉर्ड गति के साथ पहले प्रश्नों को हल किया। हालांकि धातु कर्म में उनकी नींव थोड़ी उथली थी, फिर भी उनके अधिकांश प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में उनकी बढ़त बहुत अच्छी थी। शुक्रवार है, अंत में अधिकांश कठिन प्रश्न मिश्र धातु संपीड़न से संबंधित थे। केवल वे अभिजात वर्ग जो सर्वोत्तम दूसरे दर्जे के संस्थानों में पढ़ते थे, इस विशिष्ट विषय के संपर्क में थे। वेस जैसा एक विसंगतिपूर्ण व्यक्ति जिसकी पहुंच में हर संभव विषय था, उसने मिश्र धातु संपीड़न की बुनियादी बातों में महारत हासिल करने में आसानी से धोखा दिया। अंत में उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्होंने यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब भौतिकी पर उम्मीद है कि मेरे पिछले अंक यहाँ मेरे खराब प्रदर्शन की भरपाई कर सकेंगे। शुद्ध भौतिकी ने कई अन्य संबंधित विषयों का आधार बनाया। वेस ने अपने दांत पीस लिए और एक सैनिक की तरह खाई में रेंगते हुए समस्याओं से संघर्ष किया। उन्होंने मिश्रित सफलता के साथ इस परीक्षा में आने वाली समस्याओं की जड़ का पता लगाने के लिए अन्य कौशलों में अपनी अधिक ठोस नींव का उपयोग किया। वह केवल तभी हल्के में आया जब उसे उन समस्याओं का सामना करना पड़ा जो उसके कवच अनुकूलन उपकौशल से संबंधित थीं। 5 घंटे की कठिन संख्या संकलन के बाद बजर बज उठा और प्रक्षेपण बंद हो गए। समय पूरा हो गया। देवियों और सज्जनों, इतना ही काफी है। कुछ देर आराम करें जबकि हमारे प्रोसेसर और सहायक आपके काम का मूल्यांकन करेंगे। लगभग हर वर्कर गिर गया, जबकि उड़ने वालों को उनके महंगे एंटीग्रेव कपड़ों द्वारा प्रदान किए गए आराम के कारण बहुत कम तनाव सहन करना पड़ा।
पैदल चलने वालों को खड़े होकर 3 पूरी परीक्षाएं देनी पड़ी। वेस का मानना था कि आयोजक हर किसी के धैर्य की सूक्ष्मता से परीक्षा लेना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रतियोगियों को 1 या 2 घंटे तक सीधे खड़े रहने के बाद गिरते हुए देखा था। अरे, वे लोग जो 2 घंटे भी खड़े नहीं रह सकते, दयनीय है। यह परीक्षण निष्पक्ष नहीं है। वे हमें गणित में क्यों परखते हैं जबकि प्रोसेसर आजकल हर चीज का ध्यान रखते हैं। मुझे नहीं पता कि असेंबली में मेरा परीक्षण क्यों किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं फैब्रिकेटर के रूप में अपना करियर बनाने का इरादा रखता हूँ। जाहिर है, बहुत से लोगों का प्रदर्शन वेस से भी बदतर था। उन्हें उनसे कोई सहानुभूति नहीं थी। यदि आप इस स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से स्नातक करने वाले छात्रों के समान ही अच्छे बने। यदि वेस अभी भी एक औसत नौसिखिया में एक डिजाइनर के रूप में अटका हुआ था, तो उसके पास कभी भी कुछ दिखाने की हिम्मत नहीं थी। उनके सभी साथी प्रतियोगी, जिन्होंने स्वयं को अधिक महत्व दिया था, वास्तविकता की कठोर खुराक प्राप्त करने वाले थे। जबकि सभी ने आधे घंटे का ब्रेक लिया, वेस ने मुफ्त दोपहर का भोजन लेने से पहले बाथरूम स्टॉलों में से एक का दौरा किया। कई डिजाइनर एक साथ इकट्ठा हो गए और अपने स्कोर का इंतजार करते हुए झगड़ने लगे। ठीक है, समय पूर्ण हुआ। हमने आपके परीक्षा प्रश्न पत्रों को ग्रेड किया है और आप में से अधिकांश ने उत्तीर्ण करने योग्य कार्य किया है। फिर भी हमें औसत नतीजों से कोई मतलब नहीं है। हमारे स्वामी केवल सर्वोत्तम की तलाश करते हैं, और मुझे यह कहते हुए खेद है कि आप में से अधिकांश लोग अपनी यात्रा यहीं समाप्त पाएंगे। प्रोफेसर मार्शल ने फिर एक बटन दबाया जिससे बहुत से लोगों की आंखें चमक उठीं। जिस किसी पर भी लाल बत्ती जलती है, कृपया वे क्षेत्र खाली कर दें। हंगामा मच गया क्योंकि कई अति आत्मविश्वासी डिजाइनरों ने उनके हृदयहीन निष्कासन का विरोध किया, जबकि अधिकांश पैदल चलने वालों ने बस अपना सिर हिलाया और उदास चेहरे के साथ चले गए। उड़ने वाले चिल्लाते रहे कि मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण और गलत था। मौन। डीन चिल्लाया, और गार्डों का एक बड़ा समूह अपनी अचेत राइफलों के साथ और गोली चलाने के लिए तैयार दिखाई दिया। हम आपके बच्चों की देखभाल करने वाले नहीं हैं। जो कोई भी अपने स्कोर देखना चाहता है और जिस तरह से हमने उन्हें ग्रेड दिया है उसका विरोध करना चाहता है, आप मंच के पीछे जा सकते हैं। इन कार्यवाहियों में बाधा न डालें। स्तब्ध हो जाने के खतरे के तहत यहाँ तक कि सबसे जिद्दी डिजाइनरों ने भी अपना सिर नीचे कर लिया। वेस को यह दुखद लगा कि अधिकांश वर्कर मंच छोड़ चुके थे। वे एक अधिक विकसित राज्य के उन्नत पाठ्यक्रम के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ थे। उन्होंने सोचा कि जो गरीब बचे बचे हैं उनमें से अधिकांश के पास इस कड़ी परीक्षा में सफल होने के लिए भरोसा करने लायक कुछ ताकत होनी चाहिए। हर किसी के मनोरंजन के लिए हर किसी को चित्र नहीं मिला। यह उचित नहीं है। मैं का बेटा हूँ। बेचारे आदमी को अचेत करने वाले प्रक्षेप्य से गोली लग गई, जिससे वह बहुत जल्दी चुप हो गया। उसके जैसे मुट्ठी भर लोग उसके अचेतन आनंद में उसके साथ शामिल हो गए। सौभाग्य से उन सभी के लिए उनके एंटीग्रेव कपड़ों ने उन्हें अलग रखा। कुछ ओवरराइड के माध्यम से कपड़े स्वचालित रूप से उन्हें खेतों से बाहर निकाल देते हैं। अब चूंकि हमने इसे रास्ते से हटा दिया है, हम आपकी अगली चुनौती की ओर आगे बढ़ेंगे। आपका काम यह देखना है कि क्या आपके पास में एक डिजाइन द्वंद्व में अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए आवश्यक क्षमताएं हैं। सभी पारंपरिक द्वंद्वों की तरह आपको भागों के काफी सीमित चयन से एक में एक डिजाइन करने के लिए समय की अवधि दी जाती है, इस मामले में 8 घंटे। हालांकि आप अपना खुद का डिजाइन कर सकते हैं यदि आप इच्छा। वेस पहले ही क्वालिफायर के दौरान इस तरह के संघर्ष में भाग ले चुके हैं, जहां उनकी टीम को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। इस बार
उसके मेज को द्वंद्व युद्ध में एक और का सामना करना पड़ा, जिसका मतलब था कि उसे अन्य पहलुओं पर ध्यान देना होगा। इस बार हमने एक ट्विस्ट जोड़ा है। आप देखते हैं, जबकि आपको अपने तंत्र को शांति से डिजाइन करने की अनुमति है, आप ऐसा अपने आगामी प्रतिद्वंद्वी के सामने करेंगे, जो इसी तरह आपकी हर हरकत पर जासूसी करने में सक्षम होगा। आपके डिजाइन का हर पहलू आपके दुश्मन के सामने उजागर होता है, उसके लोडआउट से लेकर उसके आकार और यहाँ तक कि प्रोग्रामिंग तक। वह नया था। वेस ने अभ्यास में भी इस तरह का यांत्रिक द्वंद्व कभी नहीं लड़ा था। यह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक पेचीदा निकला। अगर मैं एक फ्लाइट मशीन डिजाइन कर रहा हूं, तो मेरा दुश्मन जवाब में एक भारी तोपखाना मशीन डिजाइन कर सकता है। मैं एक शूरवीर को डिजाइन करके इसका मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन मेरा प्रतिद्वंद्वी एक उड़ने वाले निशानेबाज को डिजाइन करके इसका मुकाबला कर सकता है। उसके मन में पहले से ही सिरदर्द बनने लगा था। जब वह और उसका प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे पर जासूसी करते रहे और काउंटरों को शामिल करने के लिए अपने डिजाइन बदलते रहे, तो वे शांति से एक मशीन कैसे डिजाइन कर सकते थे। अध्याय 82। पारदर्शी द्वंद्व। अब जबकि पिछले दौर ने अधिकांश डिजाइनरों को हटा दिया, सभी को काम करने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई। विनियमन प्रणाली ने स्वचालित रूप से मेक डिजाइनरों को एक दूसरे के खिलाफ जोड़ दिया, जिससे सभी को इधर उधर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वेस मैदान के बाईं ओर चला गया और अपने प्रतिद्वंद्वी से मिला। नमस्ते, मैं वेस लार्किंसन हूँ। उन्होंने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। उसने उस आदमी की तैरती हुई नेम प्लेट को देखा। तो आप फ्लॉयड ली हैं? TCH। ये आसान होगा, लीमर स्नातक ने तिरस्कार पूर्वक कहा। बैंगनी रंग पहनने वाले अन्य छात्रों के विपरीत, उन्होंने कई अन्य प्रतीकों से सजी एक विशेष नीली वर्दी पहनी थी। उन्होंने एक चांदी का सैश भी पहना था, जिसका एक विशेष अर्थ था जिसे वे समझ नहीं सके, हालांकि केवल कुछ स्नातकों के रंग समान थे। वेस अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रिया की कमी पर थोड़ा निराश हो गए। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में और अधिक जानने के लिए बातचीत शुरू करना चाहता था, लेकिन उसकी अवमानना से आगे कोई रास्ता नहीं खुला। उन्होंने केवल यह पता लगाया कि यह सुंदर तैरता हुआ आदमी एक कुलीन व्यक्ति था, और उसके उच्चारण से संभवतः वे कार्नेगी समूह के किसी मुख्य ग्रह से आया था। हार मान लो, हारे हुए। मुझे नहीं पता कि आप पहले दौर में कैसे आगे बढ़े, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आपकी प्रगति यहीं समाप्त होती है। मुझे परेशानी से बचाएं और भावी स्वामी के लिए रास्ता बनाएं। जी नहीं, धन्यवाद। मैं रुकना पसंद करूंगा, वेस ने कटे स्वर में कहा। अतीत में जब वे हृट्सवर्ग में अध्ययन कर रहे थे, तब उन्हें बहुत सारे हकदार कमीनों का सामना करना पड़ा और उन्होंने सीखा कि उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपनी प्रतिक्रियाएं न्यूनतम रखना है। फ्लॉयड का इरादा बातचीत को दबाने का था। यह मत सोचो कि नियम मेरी क्षमता के व्यक्ति को रोक देंगे। यदि मुझे लगता है कि आप अप्रसन्न हैं, तो मेरे पास आपको साफ करने के तरीके हैं। क्या आप निश्चित हैं कि यह कहना एक अच्छा विचार है कि खुले में सभी प्रकार की निगरानी प्रणालियां सक्रिय हैं? इस छोटे से स्कूल को कोई परवाह नहीं है। जाहिर है, वेस ने लीमर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की निष्पक्षता पर बहुत अधिक भरोसा किया। पिछली प्रतियोगिताएं कभी कभी अजीब तरह से समाप्त हो जाती थीं, जब कम साधनों वाले प्रतियोगी प्रतियोगिता से बाहर हो जाते थे या अनायास ही बीमार पड़ जाते थे। अंततः यह इतना बिगड़ गया कि LIT को एक बयान देना पड़ा और इन अशोभनीय कार्यों पर रोक लगानी पड़ी। जब वेस को पता चला कि केवल शब्दों से सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए जा सकते, तो उनका मूड खराब हो गया। वह फ्लॉयड को करीब मानते थे, हालांकि वह प्रभावशाली लग रहा था। वेस को वह विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं लगा।
वह अपना चेहरा या अपना नाम नहीं पहचानता था, इसलिए उसे बहुत प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने हाल ही में मौत को सामने देखा था, वे आसानी से डरने वाला नहीं था। अब और नहीं। हालांकि उन्होंने अभी भी विवेक से काम लिया, लेकिन हाल ही में उन्हें एहसास हुआ कि कई बार उन्हें आगे बढ़ना था, भले ही उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़े। आप स्वयं को स्वामी बताते हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी सुनता हूँ वे केवल धूर्तता है। एमटीए से आधिकारिक मास्टर सील के साथ मेरे पास वापस आएं और फिर हम बात करेंगे। तब तक अपने विला वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ घंटों में खत्म कर दूंगा। आप असल में वेस ने अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ अपने संबंधों को तोड़ दिया। सुलह के किसी भी साधन के बिना वेस ने खुद को एक कोने में छिपा लिया। यदि वह किसी गुरुवार का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा, तो फ्लॉयड जैसे अनभिज्ञ व्यक्ति अप्रासंगिक थे। यदि वह असफल हुआ, तो न केवल उसने सिस्टम के मिशन को विफल कर दिया, बल्कि उसे वापसी यात्रा पर भी अपनी निगरानी रखनी होगी। द्वंद्व जल्द ही शुरू हो गया। जब एक नए प्रक्षेपण ने सभी को घेर लिया तो शोर गायब हो गया। सभी ने वर्चुअल मेक वर्कशॉप के परिचित इंटरफेस को पहचान लिया। एकमात्र जोड़ यह था कि हर कोई अपने प्रतिद्वंद्वी की कार्यशाला देख सकता था और यहाँ तक कि टर्मिनल पर उनकी फाइलों तक पहुँच भी सकता था। प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि डिजाइन अवधि के अंत में उनके डिजाइनों का परीक्षण कैसे किया गया। सभी मानक द्वंद्वों की तरह आपके डिजाइन को हमारे मालिकाना आई द्वारा 100 अलग अलग सिमुलेशन में संचालित किया जाएगा। जिसने भी सबसे अधिक जीतने वाली मशीन डिजाइन की है वह अगले दौर के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। बस एक छोटा सा बदलाव है। हर कोई प्रत्याशा में इंतजार कर रहा था। पायलटिंग एआई पिछले मैचों को याद रखेगा और उसमें सुधार कर सकता है। पिछला अनुभव यह एक बम विस्फोट था। कई सौ वर्षों के विकास के बाद भी पायलटिंग एआई वास्तव में कभी भी वास्तविक पायलटों की बराबरी नहीं कर सका। सामान्य सिमुलेशन में परीक्षण के लिए केवल सबसे बुनियादी फुल प्रूफ एआई का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर केवल उच्च श्रेणी के एआई ही पूर्व अनुभव के अनुसार समझदारी से अनुकूलन करने में सक्षम थे, और ऐसा करने के लिए बहुत अधिक प्रसंस्करण शक्ति की आवश्यकता होती थी। द्वंद्व युद्ध के लिए एक तंत्र को डिजाइन करने में पारंपरिक रणनीति इसे यथासंभव सरल बनाना था। तकनीक जितनी सरल होगी, सीखने की प्रक्रिया उतनी ही आसान होगी। इसने पायलटिंग एआई को मशीन को जितनी जल्दी हो सके समझने और प्रभावी ढंग से अपनी ताकत का उपयोग करने की अनुमति दी। ऐसी स्थिति में जहां मेक के पास अपनी गलतियों से सीखने और समय के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करने का समय था, कहानी अलग थी। उच्च प्रदर्शन करने वाली मशीनें आमतौर पर अधिक जटिल होती थीं, जिनमें सीखने की गति अधिक तीव्र होती थी। अधिक जटिल यंत्रों का लाभ यह था कि वे आमतौर पर कुछ स्थितियों में बहुत बेहतर प्रदर्शन करते थे। यदि एआई सही स्थिति के लिए सही तकनीक को समझने में सक्षम था, तो यह एक जटिल मशीन की ताकत को अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अपना डिजाइन पूरा करने के लिए आपके पास 8 घंटे हैं। अब शुरू करें। सभी ने अपने टर्मिनलों से संपर्क किया और इंटरफेस खोला। अपने मौजूदा स्तर पर एलआईटी को यह उम्मीद नहीं थी कि हर कोई शुरू से ही एक कार्यात्मक मशीन डिजाइन करेगा, इसलिए हर किसी के पास मानक घटकों का विकल्प था। वेस ने देखा कि उसे किस प्रकार के हिस्सों के साथ काम करना है और अनुमान लगाया कि वे आयरन स्पिरिट में सितारा मेज से मेल खाते हैं। यह मेरी आदत से थोड़ा अधिक है, लेकिन मेरे हालिया सुधारों के साथ मुझे उन्हें संभालने में सक्षम होना चाहिए। सबसे पहले मुझे आकार और वजन वर्ग निर्धारित करना होगा। उन्होंने फ्लॉयड पर नजर डाली, जिन्होंने वेस की प्रतीक्षा करने की परवाह किए बिना आत्मविश्वास से एक फ्रेम उठाया।
उसकी खाली कार्यशाला चमक उठी और एक पैंथर के आकार की मेक की विशाल आकृति दिखाई देने लगी। फ्लोटिंग डिजाइनर वेस पर हंसा। हा हा हा, मैंने तुम्हें पीछे हटने का मौका दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब एलियनेड मैच की बात आती है तो मैं अपनी कक्षा में शीर्ष पर हूँ। बीस्ट मास्टर को आपको दिखाने दीजिए कि यह कैसे किया जाता है। अफसोस की बात है कि वेस बीस्ट मैच से बहुत परिचित नहीं था। भले ही वेस फ्लॉयड जो कुछ भी कर रहा था उसे देख सकता था, लेकिन अधिकांश को समझे बिना वे अंधा भी हो सकता था। यदि फ्लॉयड ने ह्यूमनॉइड मशीन पर काम करना चुना, तो वेस आसानी से उसकी हर हरकत का विश्लेषण कर सकता था। अब वे केवल अपने डिजाइन विकल्पों का अनुमान लगा सकता था। उन्होंने जो याद किया, उससे पता चलता है कि जानवर आमतौर पर बेहतर गतिशीलता के लिए लचीले होते हैं। 4 अंगों के साथ इन भेड़िया या बाघ जैसे मेचों में अप्रतिम गति और चपलता होती थी, जो कभी कभी समान वजन वर्ग के ह्यूमनॉइड मेच से भी आगे निकल जाती थी। बदले में इन चौपायों वाले मेक्स के पास काम करने के लिए कम विकल्प थे। भेड़िया आकार के मेक आमतौर पर अपने अत्यधिक परिष्कृत जबड़ों पर भरोसा करते थे, जबकि बाघ के आकार के मेक भी अपने पंजों का इस्तेमाल करते थे। और भी मतभेद थे, लेकिन ये मुख्य बिंदु थे। वेस जो कुछ एकत्र कर सका, उसके अनुसार फ्लॉयड का टाइगर मेच मध्यम भार वर्ग के निचले सिरे पर था। ऐसा तंत्र अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए गति और संवेग पर निर्भर करता है। एक खुले इलाके में धीरज के लिए बनाया गया एक हल्का मेक उनकी दूरी बनाए रख सकता है और धीमे बाघ मेक को दूर कर सकता है। वेस को संदेह था कि यह सही समाधान था। कौन जानता था कि फ्लॉयड ने मास्टर ओल्सन के तहत कुछ कक्षाओं का पालन किया था और अस्थायी रूप से अपनी मशीन की गति को बढ़ा सकता था। वह इस मोर्चे पर जुआ खेलने को तैयार नहीं था। यदि मैं अधिक टिकाऊ मशीन बनाऊं तो मेरे पास अधिक छूट है। यह सबसे अच्छा है अगर मैं एक भारी मशीन डिजाइन करूं, लेकिन मुझे उन्हें डिजाइन करने का कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं है। मैं केवल भारी मध्यम उपकरणों का सहारा ले सकता हूं। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि एक स्पेक्टर एआई पायलटों पर काम करता है या नहीं, फिर भी उन्हें अपने इरादे को तेज करने में कुछ मिनट लगे। उनकी बेहतर एकाग्रता ने सही मूड में आना आसान बना दिया। यहाँ तक कि फ्लॉयड ने कभी कभी उनके विचारों को बाधित करने की कोशिश की। वेस ने आसानी से शब्दों को किनारे कर दिया। अगर फ्लॉयड खुद को बीस्ट मास्टर मानता है, तो मेरा मेक परम शिकारी बन जाएगा। अंत में वेस ने सीजर ऑगस्टस मॉडल के साथ काम करने के अपने पिछले अनुभव को टाल दिया। उसने भागों के अनुभाग में स्क्रॉल किया और सीजर ऑगस्टस के अनुरूप सभी पैर, हाथ और धड़ को चुना। उनके मीडियम मैक के सभी बुनियादी हिस्से अंततः उनकी आभासी कार्यशाला में दिखाई दिए। मजबूत धड़ और पैरों के साथ उन्होंने जिस मशीन की कल्पना की थी, अगर वे ढाल रखती है तो उसे चार्ज का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। बीस्ट मैच के खिलाफ उनसे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि हाथापाई की सीमा में आने से पहले उन्हें मार गिराया जाए। यदि वेस को पता होता कि द्वंद्व किस प्रकार के इलाके में हुआ, तो वह आराम से अपना चुनाव कर सकता था। फिर भी प्रोफेसर मार्शल ने कुछ भी नहीं कहा था, जिसका मतलब था कि द्वंद्व यादृच्छिक वातावरण में हुए थे। वह यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि उसकी मशीन खुले इलाके में जानवर मैक का सामना कर सके। मुख्य हथियार तलवार और ढाल होंगे। नहीं, शायद एक भाला बेहतर है, एक बैकअप विकल्प के रूप में चाकू के साथ। किसी आरोप को रोकने का सबसे अच्छा तरीका उन पर कोई लंबी और तीखी चीज इंगित करना है। तो फिर क्या होगा यदि फ्लॉयड ने अपने यंत्र पर दूरगामी हथियार लागू कर दिए?
वेस ने उसका अध्ययन किया, प्रतिद्वंद्वी की प्रारंभिक प्रगति, और नोट किया गया कि मूव और फ्लैक्स के पास कुछ राइफलों को स्थापित करने के लिए सही बुनियादी ढांचा था। वह वेस को अनुमान लगाते रहना चाहता था। यदि फ्लॉयड का इरादा सावधानी बरतने का था, तो वे निश्चित रूप से कम एक रेंज वाले हथियार को शामिल करेगा। इसका मतलब था कि वेस को उसी तरह जवाब देना था। उन्होंने अपने चुने हुए हिस्सों का अध्ययन किया और पाया कि हथियार केवल कंधे पर चढ़ने की अनुमति देते हैं। वह कलाई पर रखे हुए हथियारों के बारे में भूल सकता था। शोल्डर माउंट बहुत नाजुक हैं, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं राइफल का सहारा लेता हूं तो मेरी मशीन को हथियार बदलने में बहुत समय लगेगा। हर चीज का अपना समझौता था। शूट आउट में कंधे पर लगी एक मशीन कभी भी समर्पित राइफलमैन से मुकाबला नहीं कर सकती। वे अपनी पसंद पर कायम रहे क्योंकि उन्हें संदेह था कि फ्लॉयड अपने जानवर के लिए पूरी तरह से लेजर या तोपों पर निर्भर था। जैसे जैसे समय बीता गया, फ्लॉयड को हंसी आ गई जब उसने देखा कि वेस ने क्या निर्णय लिया। हा, आप अपना मन नहीं बना पा रहे हैं। यदि आपका ध्यान भटक गया तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। वेस ने अपने काम के अलावा हर चीज को नजरअंदाज कर दिया। जब तक फ्लोयर ने अपने क्रूर खेल को छोड़कर पूरी तरह से अलग फ्रेम में नहीं बदल दिया, तब तक वेस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर वह अपने प्रतिद्वंद्वी के डिजाइन को घूरता रहा, उन्हें अपने डिजाइन और बाघों का शिकार करने की क्षमता पर भरोसा था। उन्होंने कवच, चपलता और नजदीकी कौशल के आधार पर अपनी मध्यम मशीन को डिजाइन करना चुना। किसी जानवर से बचाव के लिए एक निश्चित स्तर की तरलता की आवश्यकता होती है। यदि उसने अपनी मशीन को बहुत अधिक सुस्त बना दिया, तो वे फ्लैंकिंग बीस्ट मशीन के साथ टिक नहीं पाएगा। जिन हिस्सों को उसने चुना उनमें पहले से ही काफी अच्छे कवच थे। उन्होंने केवल मिश्र धातु संपीड़न मशीन का उपयोग करके बेस प्लेटिंग को हल्के लेकिन अधिक टिकाऊ संस्करण से बदल दिया। जो लोग मिश्र धातु संपीड़न से परिचित नहीं थे, वे केवल अपना सिर खुजला सकते थे, लेकिन वेस जैसा व्यक्ति जिसने बुनियादी बातों में महारत हासिल की, वह मानक सामग्री के साथ खिलाए जाने पर भी प्लेटों का उत्पादन कर सकता था। सभी प्रतिस्थापन कवच को हाथ से तैयार करने में 3 घंटे लगे, और वर्चुअल वर्कशॉप के साथ उसे गति में वृद्धि मिली। वास्तविकता में यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी। चूंकि मैच द्वंद्व केवल एक दिन के भीतर समाप्त होने वाले थे, इन आभासी कार्यशालाओं ने परंपरागत रूप से इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की ताकि दर्शक ऊब न जाएं। उसने बाकियों को एक साथ थप्पड़ मारते हुए 2 घंटे और बिताए। चूंकि वेस ने एक साधारण लोडआउट के साथ जानना चुना, इसलिए उसे आंतरिक हिस्सों को बड़े पैमाने पर पुनर्व्यवस्थित नहीं करना पड़ा। इससे उनका काफी समय बच गया। अपने उच्च यांत्रिकी कौशल के साथ उन्होंने आसानी से विभिन्न हिस्सों को एक सामंजस्यपूर्ण समग्रता में जोड़ दिया। उन्होंने अपनी मशीन के भाले के संचालन को मजबूत करने के लिए केवल मामूली संशोधन किए। धीरे धीरे एक शिकारी ने आकार ले लिया। जब कुछ घंटे बचे थे, वेस ने यह देखने के लिए अपना सिर उठाया कि फ्लॉयड कैसे प्रगति कर रहा है। जब उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी के डिजाइन को देखा तो उनका जबड़ा खुला रह गया। किसी तरह उन्होंने एक मध्यम घात प्रकार के बाघ मेक को भारी तोपखाने प्रकार के सेंटूर मेक में बदल दिया। मेक ने किसी तरह अपनी गति में बाधा डाले बिना भारी मात्रा में कवच प्राप्त कर लिया, जबकि इसके सिर को एक संकीर्ण धड़ से बदल दिया गया था जिसमें एक अशुभ लेजर राइफल थी। फ्लोयड ने पंजों को भी त्याग दिया और उनकी जगह भारी खुरों को रख दिया। हालांकि इसका मुख्य हथियार इसकी पीठ पर लगे मिसाइल लांचरों की प्रचुर मात्रा थी। जबकि सेंटोर मेक के पास कोई नजदीकी क्षमता नहीं थी, इसकी कई मिसाइलों और इसकी उच्च श्रेणी की लेजर राइफल का मतलब था कि यह दृष्टि के भीतर आने वाली किसी भी चीज को चबा सकती थी। अचानक हुए बदलावों से कई खामियां भी सामने आईं।
इंजन की शक्ति बरकरार नहीं रह सकी और इसकी लेजर राइफल ने पावर रिएक्टर को पकड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया। इससे वेस को अभी भी एक बुनियादी नुकसान हुआ। उनका ह्यूमनॉइड मीडियम मैक कभी भी दूरी पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका और समय में दूरी तय करने में बहुत धीमी थी। मैं बधा हुआ, वेस ने स्वयं स्वीकार किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी एकाग्रता बनाए रखने में लगाया, जिससे वे भूल गए कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी के काम पर नजर रख सकते हैं। अब उसने फ्लॉयड को बिना सचेत किए यू टर्न लेने की अनुमति देकर इसका भुगतान किया। पता चला कि एक फैक्टर पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करना हमेशा अच्छी बात नहीं थी। अध्याय 83। अपरंपरागत। उसका मस्तिष्क पहले से कहीं अधिक गर्म होने लगा। उसकी पीठ पर मंडराते संकट का एहसास स्पष्ट रूप से अप्रिय था। उसे अपने ही छेद से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। बस 2 घंटे बचे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और करूं, मुझे पहले यह देखना चाहिए कि क्या फ्लॉयड डेक और तेजी से खींचने में सक्षम है। जैसे ही वेस ने फ्लॉयड की जूरी रिग्ड सेंटोर मैच का अध्ययन किया, उन्हें कई छोटी त्रुटियां मिलीं। एक बुनियादी भारी फ्रेम के साथ नए सिरे से शुरुआत करने के बजाय उनके प्रतिद्वंद्वी ने कई हिस्सों को एक साथ थपथपाकर अपने बीस्ट मैच के वजन वर्ग को जबरदस्ती बढ़ाने का विकल्प चुना। उसे समझ आ गया कि फ्लॉयड इस दिशा में क्यों गया था। यदि उसने फ्रेम बदल दिया तो उसे कम से कम कुछ घंटे का काम बर्बाद करना होगा। जाहिर है, वह दोबारा शुरुआत करना बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या वह पागल है? वेस ने पूछा कि उसे कब एहसास हुआ कि फ्लॉयड ने क्या किया। उनके दृष्टिकोण में, एक हल्के फ्रेम को जबरदस्ती मजबूत करने की तुलना में भारी मशीन के तनाव को झेलने के लिए बनाए गए फ्रेम का उपयोग करना बेहतर था। यह अधर्मी सेंटोर मैक निश्चित रूप से इसमें दोष थे। एक उद्देश्य निर्मित सेंटोर मैक की तुलना में उसकी चिमेरा की गति, शक्ति और अखंडता भयानक थी। फ्लॉयड मूर्ख नहीं था। उसकी मशीन प्रतिद्वंद्वी का पीछा करने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन उसके पास सीमा पर किसी को भी तबाह करने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता है। मिसाइल लॉन्चर भी चिंता का एक कारण थे। फ्लॉयड ने उन्हें खाली छोड़ दिया था। उसने संभवतः अंतिम क्षण में मिसाइल का प्रकार चुना होगा। उपलब्ध विभिन्न प्रकार की मिसाइलों के साथ वह इसके पास किसी विशिष्ट प्रकार की मिसाइल का सामना करने के लिए अपनी मशीन को संशोधित करने का कोई तरीका नहीं था। संभावना यह है कि वह 3 प्रमुख प्रकारों में से किसी एक का सहारा लेने जा रहा है: उच्च विस्फोटक, थर्मल या गतिज। मुझे संदेह है कि वह ईएमपी या धुएं के कणों जैसी कोई अप्रत्यक्ष चीज चुनेगा। यदि वे लॉन्चरों की क्षति के प्रकार और इष्टतम रेंज के मिश्रण को ठीक कर सकता है, तो वे कुछ अतिरिक्त कवच का काम कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि वह उन मिसाइल लॉन्चरों को अन्य प्रकार के हथियार से बदल देगा। उसकी मशीन किसी भी बड़ी चीज के वजन या ऊर्जा की खपत का सामना नहीं कर सकती। इससे उसे एक विचार आया। उन्होंने अपने मशीन के शोल्डर लेजरों को देखा और कुछ अनुकूलन किए। उन्होंने प्रभाव की कीमत पर उनकी सटीकता और आग की दर को बढ़ाया। यहाँ तक कि उन्होंने सिर में एक उन्नत लक्ष्यीकरण प्रणाली को शामिल करने की भी परेशानी उठाई, जिससे यह तेजी से चलने वाले प्रोजेक्टाइल को ट्रैक करने की अनुमति दे सके। अंत में उन्होंने उन्हें अच्छे मिसाइल रोधी सिस्टम में बदल दिया। वेस ने अपने प्रतिद्वंद्वी की फिर से जासूसी की और पुष्टि की कि उसने फिर से कुछ भी नहीं बदला है। फ्लॉयड ने अभी भी अपने जल्दबाजी में किए गए संशोधनों की सबसे खराब दरारों को कागज पर उतारने की कोशिश की। मिसाइल लोड आउट के अलावा सब कुछ पत्थर में सेट कर दिया गया था। उनका डिजाइन अभी भी मेरी तुलना में बेहतर संभावना रखता है। 1 मिनट के विचार के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला, हालांकि मामूली अंतर से। उन्होंने अलग अलग चरम सीमाओं को अपनाने का फैसला किया।
वेस ने उसे आवंटित समय के साथ एक संरचनात्मक रूप से मजबूत मशीन डिजाइन की। फ्लॉयड ने अजीब द्वंद्व प्रारूप को अपनाया और अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए बीच में ही अपना डिजाइन बदल दिया। जबकि दोनों के पास अपने मजबूत बिंदु थे, फ्लॉयड ने उचित समय पर अपना स्विच बनाकर बढ़त बना ली। वेस के पास अपने मौलिक डिजाइन को बदलने का समय नहीं था। मेरे पास लगभग 1 घंटा बचा है। ऐसा कुछ होना चाहिए जो मैं कर सकूं। उसने दाएं बाएं देखा, लेकिन दुर्भाग्य से वे किसी और के विचारों को चुरा नहीं सका। प्रक्षेपण प्रणालियों ने कार्यशालाओं को केवल उनके मालिकों और उनके विरोधियों के लिए देखने योग्य बनाया। केवल दर्शक और आयोजक ही सब कुछ देख पा रहे थे, लेकिन उनके पास प्रतिभागियों तक अपनी बात पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। मुझे दायरे से बाहर सोचने की जरूरत है। मैं प्रतिस्पर्धा प्रारूप का लाभ उठाए बिना इस डिजाइन को प्रस्तुत नहीं कर सकता। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की रणनीति के बारे में सोचा। इसका मुख्य नुकसान इसकी मिसाइलें थीं। लेजर राइफल ने भी खतरा पैदा किया, लेकिन सेंटोर में की अपर्याप्त ऊर्जा और गर्मी अवशोषण क्षमताओं के कारण बहुत ज्यादा नहीं। जैसे ही मैक ने ह्यूमनॉइड हथियारों की एक जोड़ी हासिल की, वे इस बात से भी इनकार नहीं कर सके कि फ्लॉयड ने अंतिम क्षण में भाला जैसा कोई हाथापाई हथियार जोड़ा था। इस जानकारी के आलोक में उन्होंने अपने विकल्पों पर फिर से विचार किया। हालांकि एक भाला सेंटोर को नजदीक से कुछ काटने का मौका दे सकता है, लेकिन यह उद्देश्य निर्मित हाथापाई को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। यदि उसके शिकारी ने सफलतापूर्वक दूरी तय कर ली, तो वह शर्त लगा सकता था कि उसका मीडियम मैक 80% समय में सेंटोर मैक को हरा सकता है। वह सेंटोर बहुत धीमा है, और यदि वह भागने की कोशिश करेगा तो संभवतः टूटकर गिर जाएगा। क्या मेरी मशीन को बहुत अधिक गति की भी आवश्यकता है? उनकी मशीन का वजन पहले से ही एक मीडियम मशीन के लिए बहुत अधिक था, इसलिए उन्होंने डैश से जुड़ी किसी भी रणनीति को छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने इसके विपरीत विचार किया। यदि उसने अपनी मशीन के कवच और ढालों को मजबूत कर लिया, तो मिसाइल बैराज से बचने का बेहतर मौका होगा। मेरे पास अधिक सुरक्षा जोड़ने की अधिक छूट नहीं है। हालांकि यदि वेस ने अपना डिजाइन एक अंधे द्वंद्व में प्रस्तुत किया, तो वे कभी भी अपने खेल पर अधिक बोझ नहीं डालेगा। अब जब उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी किस पर काम कर रहा है, तो वे केवल सीधे काउंटर पर ठोकर खाने के जोखिम के लिए अत्यधिक विशिष्ट लोडआउट चुनने के नुकसान से बच सकता है। मुझे पारंपरिक सीमाओं से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। मिसाइल बमबारी को सहने का सबसे अच्छा तरीका मिसाइलों और मशीन के बीच अधिक से अधिक परतें लगाना है। उनकी स्मृतियों ने उन्हें कुछ प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने विशेष रूप से मॉड्यूलर कवच की अवधारणा पर दोबारा गौर किया। स्वाभाविक रूप से उसके पास अपने में के कवच को मॉड्यूलर सिस्टम से बदलने का समय नहीं था, न ही वह पहले स्थान पर ऐसा करना चाहता था। इसके बजाय उन्होंने सिस्टम के आधार का उल्लेख किया। मॉड्यूलर कवच प्रणाली का लक्ष्य कवच को एक डिस्पोजेबल उत्पाद के रूप में मानना है। जब आवश्यक हो, वजन में कमी के बदले में कवच के एक खर्च किए गए टुकड़े को त्यागना बेहतर होता है। वह इस अवधारणा को ढाल पर लागू कर सकता था। वह एक अविश्वसनीय रूप से मोटी ढाल डिजाइन करना चाहता था, जो इतनी भारी हो कि यदि संभव हो तो इसे पहियों या पटरियों द्वारा समर्थित किया जाए। अगर उसकी चाल धीमी हो जाए तो किसे परवाह थी। उसने शर्त लगाई थी कि समतल भूभाग पर यह अब भी उस जर्जर सेंटोर में से थोड़ा तेज है। अपनी आत्मा वापस पाने के बाद वेस ने बचे हुए 1 घंटे में अपने पागल विचार को लागू किया। भले ही फ्लॉयड ने अपनी छेड़छाड़ बंद कर दी हो और अपनी उलझनें सुलझा ली हो, इरादों के बावजूद उसका प्रतिद्वंद्वी जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वेस ने अपनी ढाल के केवल एक छोटे से हिस्से को डिजाइन करके अपने काम को अस्पष्ट कर दिया, एक पूर्व इकट्ठे ब्लॉक की तरह।
यदि वह इसके आकार को दोहराता है तो वह आसानी से उन्हें एक साथ जोड़ सकता है, हालांकि मिश्र धातु संपीड़न के बिना। इससे पहले कि वह ऐसा करता, उसका प्रतिद्वंद्वी उसके छोटे और कमजोर दिखने वाले आकार पर हंसा। हा हा हा, जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए रखा है उसके लिए वह छोटी ढाल पर्याप्त बड़ी नहीं है। भले ही आपने मिश्र धातु संपीड़न का उपयोग किया हो, फिर भी यह मेरी मारक क्षमता को नहीं रोकेगा। फिर से बेस ने फ्लॉयड की विवेकशीलता पर सवाल उठाया। यदि वह इतना हंसना बंद कर दे तो वह ढाल के छोरों पर छिपे हुए लगाव बिंदुओं को देख सकता है। अपनी घबराहट के बावजूद वह किसी और चीज पर काम करने का नाटक करता रहा। आखिरी मिनट में कुछ उन्मत्त परिवर्तन शुरू हुए। वेस और फ्लॉयड दोनों ने गति बढ़ाई और कई नए हिस्से जोड़े। वेस ने फ्लॉयड की गतिविधियों पर नजर रखी, जबकि उसने अपनी योजना को क्रियान्वित किया। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, फ्लॉयड ने अपने हमले में एक हाथापाई हथियार जोड़ा। एक भाले के बजाय उसने एक हल्बर जोड़ना चुना। जहां तक मिसाइल लोड आउट की बात है, वे उच्च विस्फोटक और गतिज पेलोड के एक समान मिश्रण के लिए गए। गतिज मिसाइलों ने ढालों और धीमी गति से चलने वाली मशीनों को नुकसान पहुंचाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि विस्फोटक मिसाइलों ने हल्के और अधिक उजागर घटकों को नुकसान पहुंचाने में बेहतर प्रदर्शन किया। जैसे ही फ्लॉयड ने अपना जोड़ समाप्त किया, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की कार्यशाला पर एक व्यंग्यात्मक दृष्टि डाली। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। असंभव, यह असंभव है। वेस ने अपनी ढाल पर अनुलग्नक बिंदुओं को ढकने के लिए बनी बेकार फिटिंग को हटा दिया। उन्होंने डिजाइन को स्कैन किया और सबसे बुनियादी सामग्रियों के साथ इसके मूल आकार को दोहराया। आभासी कार्यशाला ने उन्हें किसी भी सामग्री की नकल करने की अनुमति दी, जब तक कि वह बहुत जटिल न हो। ढाल बमुश्किल योग्य थी, लेकिन वेस ने सरल सामग्रियों के साथ मुट्ठी भर समान प्लेटों की सफलतापूर्वक नकल की। सबसे तेज गति से उसने उन सभी को एक साथ क्लिक किया, जिससे एक बड़े आयताकार अवरोध का निर्माण हुआ। ढाल का मुख्य बिंदु इसकी स्तरित संरचना थी। यदि सामने की परत बहुत अधिक फटी हुई हो जाती है, तो मशीन कुछ तालों को हटाकर इसे आसानी से अलग कर सकती है। 4 अलग अलग परतों के साथ चौड़ी और लंबी ढाल ने सेंटोर मेच के संपूर्ण मिसाइल पूरक का सामना करने के लिए पर्याप्त मात्रा प्रदान की। स्वाभाविक रूप से उसकी मशीन अपनी भुजाओं को तोड़े बिना एक बड़ी और भारी ढाल को भी नहीं उठा सकती थी। ढाल के संरेखण का समर्थन करने के लिए उसने जल्दी से नीचे कुछ बिना शक्ति वाले पहिए जोड़ दिए। उन्होंने ढाल का भार उठाने और समतल भूभाग पर आगे बढ़ना आसान बनाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। यदि मशीन अधिक जटिल इलाके में आती है, तो इसका पायलट पारंपरिक ढाल की तरह इसे ले जाने के लिए कुछ परतों को त्यागने का विकल्प चुन सकता है। यह धोखा है। कोई भी मेरा प्रतिद्वंद्वी धोखा दे रहा है। अफसोस की बात है कि फ्लॉयड को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वर्चुअल वर्कशॉप ने दोनों डिजाइनों को स्कैन किया और बिना किसी टिप्पणी के उन्हें मंजूरी दे दी। वेस ने उसकी बड़बड़ाहट को नजरअंदाज कर दिया और मैदान पर बैठ गया। उन्होंने लगातार 8 घंटे काम किया। वह आराम का हकदार था। देवियों और सज्जनों, अब जब आपने अपने डिजाइन प्रस्तुत कर दिए हैं, तो हम देखेंगे कि क्या वे विपक्ष को हरा सकते हैं। इस दौर को शीघ्रता से समाप्त करने के हित में हम सिमुलेशन में तेजी लाएंगे ताकि हम घंटा समाप्त होने से पहले परिणाम प्राप्त कर सकें। द्वंद्व शुरू होने दीजिए। आभासी कार्यशाला का माहौल हवा में गायब हो गया। इसके बजाय अनुमानों का एक नया सेट सामने आया। प्रत्येक जोड़ी के सामने स्वचालित द्वंद्वों का एक प्रक्षेपण दिखाई दिया। जैसा कि अपेक्षित था, प्रत्येक द्वंद्व पूरी तरह से यादृच्छिक वातावरण में आयोजित किया गया था। कुछ लोग शहर में लड़े, जबकि कुछ लोग जंगल में लड़े।
कम गुरुत्वाकर्षण वाले चंद्रमा पर भी कुछ द्वंद्व हुए, जिससे दोनों एआई खराब हो गए। वेस और फ्लॉयड का पहला द्वंद्व काफी औसत रेगिस्तानी वातावरण में हुआ। गर्म वातावरण ने मध्यम यांत्रिकी का पक्ष लिया, क्योंकि यह नुकसान से निपटने के लिए मुख्य रूप से अपने हाथापाई हथियारों पर निर्भर था। सेंट और मिच को अपने हीट बिल्डअप को देखना था, और उसने दिखाया कि जब उसके ह्यूमनॉइड प्रतिद्वंद्वी को देखा तो उसके एआई ने अपनी आग की दर को धीमा करने का फैसला किया। बकवास बेवकूफ, तेजी से गोली मारो, उन लॉन्चरों को खाली करें। तेज फॉरवर्डिंग ने यह आंकना मुश्किल कर दिया कि क्या हो रहा था, लेकिन वेस ने देखा कि उसकी मशीन ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। अपेक्षाकृत समतल भूभाग ने जूरी रिग्ड पहियों की सुविधा प्रदान की। उसका अनाम यंत्र धीरे धीरे आगे बढ़ा, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि उसका अधिकांश भाग विशाल ढाल के पीछे छिप गया है। एलआईटी ने मेरी मशीन में किस तरह की बकवास डाल दी, यह ज्यादा हिल भी नहीं रहा है। यहाँ तक कि सेंटौर के पायलटिंग एआई ने भी सोचा कि उसकी मशीन की गति सीमा का परीक्षण करना एक बुरा विचार था। फ्लॉयड ने अपने में की सत्यनिष्ठा के महत्व को कम करके आंका। सभी अपरिष्कृत परिवर्धनों के बावजूद यह आश्चर्य की बात थी कि उसकी मशीन टूटी नहीं। मीडियम मच तेज होने लगा। इसने मिसाइल बमबारी को दृढ़तापूर्वक सहन किया और क्षतिग्रस्त परतों के नष्ट हो जाने पर उन्हें हटा दिया। जब ढाल ने अपना आधा द्रव्यमान खो दिया, तो मैक्स गति बढ़ाने और सेंटौर की सुस्त बमबारी को कम करने में सक्षम हो गया। हलबर्ग थोड़ा परेशानी भरा साबित हुआ, लेकिन सेंटौर एआई के पास परिचितता का अभाव था हथियार। अंत में मध्यम यांत्रिकी ने ढाल को त्याग दिया और सेंटौर को पीछे से घेर लिया। सेंटौर दिशा में बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा सका और उसका पिछला हिस्सा बर्बाद हो गया। वेस ने पहला मैच जीता, केवल 99 को जाना है। दूसरा मैच उनके डिजाइन के लिए सबसे खराब माहौल में हुआ। पहाड़ी वन भूभाग ने मेघ की विशाल ढाल को बाधित कर दिया। कुछ मिनटों की निरर्थक उलझन के बाद अंततः इसने अपनी अधिकांश परतों को अलग करना और अपनी गतिशीलता पुनः प्राप्त करना सीख लिया। कुछ मिनटों तक धैर्यपूर्वक प्रयास करने के बाद सेंटौर ने आखिरकार खुद को प्रकट कर दिया, क्योंकि उसने एक पहाड़ी से अचानक मिसाइल हमला किया। सेंटौर आसानी से जीत गया। इसने जितना संभव हो सके अपनी ऊंचाई का लाभ उठाया, जबकि मध्यम मशीन को अपने अधिकांश परिरक्षण को त्यागने का सामना करना पड़ा। पहले कुछ मैचों के बाद द्वंद्व तेज हो गए। वेस ने पहले ही समग्र रुझान निर्धारित कर लिया है। जब तक उसकी मशीन अपनी ढाल बनाए रखने में सक्षम थी, उसने जीत हासिल की, क्योंकि उसने अपने रास्ते में आने वाली हर मिसाइल को आसानी से रोक दिया। सेंटौर अपना पक्ष रखने के लिए सबसे जटिल वातावरण की तलाश करके और अधिक होशियार हो गया। इस प्रकार पहले दो जीतों ने वेस का पक्ष लिया, लेकिन 20वें द्वंद्व के बाद उन्होंने अपनी बढ़त खो दी। एआई पायलटों दोनों ने अपने प्रतिद्वंद्वी के कार्यों का बेहतर जवाब देते हुए अपनी रणनीति को समायोजित किया। मीडियम मैक ने अपनी ढालों को कोण बनाना और प्रभावों को फैलाना सीखा। सेंट और मैक ने ढाल से जुड़े पहियों पर अपनी लेजर राइफल का निशाना बनाया। द्वंद्व आगे बढ़ता गया, जब तक कि आखिरकार अंतिम मुकाबला समाप्त नहीं हो गया। हाँ, वेस चिल्लाया और अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई। उन्होंने फ्लॉयड पर 58 जीत और 42 हार के आरामदायक अनुपात से जीत हासिल की। उन्होंने अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि फ्लॉयड को पैकिंग के लिए भेज दिया गया। जबकि लीमर स्नातक के पास कुछ ठोस कौशल थे, उन्होंने अपना आपा खो दिया और बीच में ही पलटकर अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देने की कोशिश की। यदि उसके संदेहास्पद निर्णय न होते तो शायद वे और भी आगे पहुंच गया होता। अपना उत्साह ठंडा होने के बाद वेस ने अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना किया और अपना हाथ बढ़ाया। यह एक अच्छा द्वंद्व था।
फ्लॉयड ने नीचे की ओर थूका और बिना कुछ कहे वेस की ओर पीठ कर ली। अध्याय 84। जीन बूस्ट। हालांकि फ्लॉयड को मानसिक रूप से डांटना अच्छा लगा, वेस को पता था कि उसने गुस्से में भालू को उकसाया था। यदि दांव इतना बड़ा नहीं होता तो वह एक कदम पीछे हट जाता। अब उस पर दबाव बढ़ गया। वह इस बार दूसरा स्थान पाकर संतुष्ट नहीं थे। उसे दर्शकों को चकित करना था और उपस्थित मास्टरों में से कम एक मंत्रमुग्ध करना था। आगे की राह अभी शुरू हुई है। यदि मैं फ्लॉयड को एक मानक के रूप में लेता हूं, तो मुझे केवल कठिन विरोधियों का ही सामना करना पड़ेगा। बहुत से प्रतियोगी परिणामों पर विवाद करना चाहते थे। उनमें से अधिकांश ने मुख्य रूप से एआई पायलटों को अपनी मशीन की क्षमता का पता लगाने में विफल रहने के लिए दोषी ठहराया। ज्यादातर शिकायतें उड़नदस्तों की ओर से आईं। तुमने धोखा दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप जैसा कोई भी व्यक्ति मेरे अद्भुत मेक को हरा सके। फ्लॉयड के लिए दुख की बात है कि किसी ने भी उसके आरोपों की परवाह नहीं की। जबकि एक छात्र पर्यवेक्षक अपने परिणामों को संबोधित करने के लिए आया था, उसे लीमर के पूर्व छात्रों की मदद करने में कोई छूट नहीं थी। लॉग के अनुसार दोनों मेक स्वीकार्य सीमाओं के भीतर डिजाइन किए गए हैं। यंत्रवत वहां कुछ भी गड़बड़ नहीं है, भले ही आप दोनों ने कुछ अपरंपरागत विकल्प चुने हों। मेरे घटिया एआई पायलट के बारे में क्या? मुझे स्पष्ट रूप से एक पायलट के लिए मंदबुद्धि मिला। पर्यवेक्षक ने सिर हिलाया। प्रत्येक सिमुलेशन में प्रत्येक मशीन एक ही एआई पायलट के साथ शुरू हुई। उन सभी में सीखने और अनुकूलन की समान क्षमता होती है। लॉग के अनुसार आपके सेंटूर मैच के लिए एआई पायलट बीच में ही चरम पर पहुंच गया। यह नई रणनीतियों का पता नहीं लगा सका। जहां तक आपके प्रतिद्वंद्वी के मीडियम मैक की बात है, तो इसके एआई पायलट ने लगातार कोशिश करने के लिए नई चीजों का पता लगाया। दूसरे शब्दों में, एक मशीन ने दूसरी मशीन की तुलना में थोड़े अधिक विकल्प प्रदान किए। एक सीमा थी कि एक पायलट हाथ में मौजूद उपकरणों का कितना विविध उपयोग कर सकता है। सेंटोर को सीमित करने वाला मुख्य कारक इसकी बेहद धीमी गति थी। गति की कमी ने इसके विकल्पों को पूरी तरह से आक्रामक और रक्षात्मक रुख तक सीमित कर दिया। जहां तक वेस द्वारा प्रस्तुत डिजाइन का सवाल है, एआई पायलट अपनी आवाजाही की स्वतंत्रता के कारण अधिकांश लड़ाइयों में पहल करने में सक्षम था। यह सीधे आगे बढ़कर हमला कर सकता है या अपने प्रतिद्वंद्वी को किनारे करके इसे धीमा कर सकता है। यह वास्तव में मुख्य कारण था कि भारी मशीनों ने कभी प्रभुत्व हासिल नहीं किया। पर्याप्त गतिशीलता के बिना एक मेक बैठे हुए बतख से अलग कुछ भी नहीं था। परिणामों की वैधता की पुष्टि करने के बाद पर्यवेक्षक निराश फ्लॉयड को ले गया। अफसोस की बात है कि कुछ हारे हुए लोग हंगामा करते रहे, हालांकि उन्हें कुछ स्टन बोल्ट के साथ आसानी से नियंत्रित कर लिया गया। वेस को विश्वास नहीं हो रहा था कि कितने डिजाइनर टूट गए और बच्चों की तरह व्यवहार करने लगे। मैं हमेशा सोचता था कि एक डिजाइनर बनने के लिए अनुशासन और निरंतर अध्ययन की आवश्यकता होती है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि ये अमीर बच्चे मैकेनिकल डिजाइन में डिग्री हासिल करने में कैसे कामयाब रहे। पीएफएफ यह आनुवंशिकी है यार, एक साथी वॉकर ने आपूर्ति की। हर कोई जानता है कि उनके माता पिता लगातार अपने बच्चों को आनुवंशिक वृद्धि के इंजेक्शन लगाते रहते हैं। जिस सिद्धांत को समझने में हम जैसे सामान्य लोगों को एक दिन लगता है, उसे सीखने में उन्हें 1 घंटा लगता है। ऐसे विभिन्न इंजेक्शन उपलब्ध हैं जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं, आपको अधिक स्मार्ट बना सकते हैं, यहाँ तक कि नींद की आवश्यकता भी दूर करें। वेस के लिए यह बिल्कुल नया था। मैंने सोचा कि इस प्रकार की चीजें अवैध हैं या अस्तित्व में ही नहीं हैं। आम लोगों के लिए वे परियों की कहानियां भी हो सकती हैं। यह एक साजिश है जिसे ऊपरी तबके के लोग दबाकर रखने में खुश हैं।
इन वृद्धियों के बारे में किसी भी विश्वसनीय उल्लेख को दबाने के लिए वे एकजुट भी हो गए। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कोशिश करके एक पोस्ट अपलोड कर दीजिए। मैं गारंटी दे सकता हूं कि जितनी जल्दी आप कोई लीक पकड़ लेंगे, उससे भी जल्दी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यदि एक बात के लिए नहीं तो वे इसको इस पर लगभग विश्वास ही नहीं होता। क्या उसने पहले से ही कुछ इंजेक्शन खुद ले लिए थे? जब उन्होंने उन कुछ मौकों को याद किया जब उन्होंने सिस्टम की विशेषता वाली कैंडीज खाई थी, तो वे कुछ क्षेत्रों में काफी मजबूत हो गए थे। क्या हर बार जब वे कैंडी खाता था तो सिस्टम उसके जीन के साथ खिलवाड़ कर रहा था? इस खबर ने आकाशगंगा के काम करने के तरीके के बारे में उनके विचार को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने आनुवंशिक छेड़छाड़ के बारे में उन अफवाहों को हमेशा हवाई माना, लेकिन शायद उन्होंने मानव आनुवंशिकी के संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों में मानवता द्वारा की गई प्रगति को कम करके आंका। क्या आपके पास कोई सबूत है? पीएफएफ बिल्कुल नहीं। अगर मेरे पास कुछ भी होता तो मैं मर जाता। मैं केवल थोड़ा ही सीख सका हूं क्योंकि मेरे पास एक दोस्त के लिए मनी बैग है। जैसे ही आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ, सभी लोग धीरे धीरे परेड मैदान से बाहर चले गए। जैसा कि वेस ने डिट्रिच और उसकी बिल्ली पर नजर रखने की कोशिश की, उसने अपनी विशेषताओं को उन्नत करने के मामले पर पुनर्विचार किया। अब जब उसने कुछ अच्छे कौशल विकसित कर लिए हैं, तो शायद उसकी बुद्धि को उन्नत करने का समय आ गया है। यदि मेरे पास डीपी का एक और अप्रत्याशित लाभ होता, तो मैं कुछ खुफिया कैंडी पर खर्च कर सकता हूँ। एक कैंडी की कीमत उसकी वर्तमान विशेषताओं की ऊंचाई के अनुरूप थी। 1.0 और 2.0 के बीच की किसी भी विशेषता को वांछित ऊंचाई से 1000 गुना अधिक मूल्य की कैंडी खरीद कर उन्नत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उसकी वर्तमान बुद्धि 1.2 के साथ, यदि वे इसे 1.3 तक बढ़ाना चाहता है, तो उसे 1200 डीपी खर्च करना होगा। यदि वह अपनी बुद्धिमत्ता को 2.0 तक बढ़ाना चाहता है, तो उसे कुल मिलाकर 13200 डीपी की संचयी राशि खर्च करनी होगी। 2.0 की सीमा तक पहुंचने के बाद विशेषता कैंडी की कीमत 10,000 से गुणा हो गई, जिसका अर्थ है कि उसे अपनी बुद्धिमत्ता को 2.1 तक अपग्रेड करने के लिए 21,000 डीपी खर्च करना होगा। किसी विशेषता को अपग्रेड करने की कीमत जितनी अधिक बढ़ती गई, उतनी ही शानदार ऊंचाइयों पर पहुंच गई। अपने वर्तमान स्तर पर वेस के पास अपनी बुद्धि को सार्थक स्तर तक उन्नत करने के लिए पर्याप्त डीपी अर्जित करने का कोई तरीका नहीं था जहां इससे फर्क पड़ सकता था। इसीलिए अब तक उन्होंने हमेशा कौशल हासिल करने पर जोर दिया। उन्होंने उचित लागत पर ठोस लाभ प्रदान किए। वेस ने हमेशा लंबी अवधि में अपनी बुद्धिमत्ता और शायद कुछ अन्य विशेषताओं को उन्नत करने की योजना बनाई। अपनी ईर्ष्या के बावजूद उन्होंने अपना वर्तमान रुख बरकरार रखा। अधिक से अधिक वह अपनी बुद्धिमत्ता को कुछ बिंदुओं तक उन्नत कर लेगा ताकि गुरुवार के सामने आने पर वह मूर्ख न लगे। जब वेस ने अपने खाली डीपी रिजर्व के बारे में सोचा तो उसने आप भरी। यदि उसे डीपी का कोई अन्य स्रोत नहीं मिला तो उसकी सभी योजनाओं का कोई मतलब नहीं था। उसकी आभासी और वास्तविक ब्रह्मांड दोनों की बिक्री रुक जाने के कारण उसके पास प्रतिस्पर्धा में मदद करने के लिए सिस्टम से कुछ भी खरीदने का कोई रास्ता नहीं था। शीर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें खुद पर निर्भर रहना पड़ा। वह केवल तब थोड़ा निराश हुए जब एक डिजाइनर सिस्टम कम अनोखा हो गया। कथित वास्तविकता को बदलने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बिना भी अमीर और शक्तिशाली लोगों के पास आगे बढ़ने के अपने तरीके थे। वेस को आखिरकार डायट्रिच बाहर निकलने के पास मिल गया। पायलट ने अपने दोस्त का अभिवादन करते हुए जम्हाई ली। यार, यह अब तक देखी गई सबसे उबाऊ प्रतियोगिता है। कुछ बेवकूफी भरी परीक्षाओं में हजारों बेवकूफों को परीक्षा देते हुए देखने में कोई रोमांचक बात नहीं है।
एकमात्र भाग जिसमें मेरी रुचि थी वह द्वंद्व था, लेकिन यह मेरे आनंद लेने के लिए बहुत जल्दी समाप्त हो गया। हाँ, यह आपके लिए बहुत रोमांचक नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे जैसे मेक डिजाइनरों के लिए यह एक रोमांचकारी रहा है। क्या आप आश्वस्त हैं कि आप में एक डिजाइनर अभी भी इंसान हैं? अगर आप सभी की जगह एलियंस ने ले ली है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। तकनीकी पृष्ठभूमि के बिना डिट्रिच जैसे पायलट कभी भी इस प्रकार की घटनाओं की सराहना नहीं कर सकते थे। वेस ने अपने साथियों के मुकाबले बनाने के अवसर का आनंद लिया। एक उबाऊ स्थिति से अपने कौशल को बेहतर होते देखना एक जीवित व्यक्ति के खिलाफ वास्तविक मैच जीतने की तुलना में बहुत कम मूर्ख था। इससे उनके सभी सुधार वास्तविक लगने लगे। पहले से अलग, एलआईटी ने शेष आगंतुकों के लिए अस्थायी आवास बनाए। प्रत्येक मॉड्यूलर अपार्टमेंट में सभी बुनियादी जरूरतें मौजूद थीं और वे काफी सुरक्षित भी थे। भारी सुरक्षा उपस्थिति के कारण अस्थायी आवास क्षेत्र में और अधिक भीड़ हो गई। रिश्वतखोरी या तोड़फोड़ जैसी अनुचित कार्रवाइयों को रोकने के लिए पूरी जगह को पूरी तरह से सुरक्षित बना दिया गया। डिट्रिच ने जब देखा कि परिधि पर कितने मेक गश्त कर रहे हैं तो उसने प्रशंसा में सीटी बजाई। लीमर को निश्चित रूप से एक साधारण आवास क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। मुझे खुशी है कि वे हमारी सुरक्षा को गंभीरता से लेते हैं। मैं गठबंधन के एक अमीने को पहले ही नाराज कर चुका हूँ। यह कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह मेरी पीठ पीछे क्या करेगा। चूंकि डिट्रिच को मेक डिजाइन की कोई समझ नहीं थी, वे वास्तव में दूसरे दौर में मेक द्वंद्व का पालन करने में सक्षम नहीं था। जब वेस ने बताया कि कैसे उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर विजय प्राप्त की, उसने कहा, वाह, क्या बात है। यह लड़का अपना नुकसान स्वीकार करने से इनकार कर देता है क्योंकि वे आपके जितना अच्छा नहीं है। बात यहीं खत्म होनी चाहिए। वेस को वास्तव में उम्मीद थी कि फ्लॉयड के साथ उसकी कोई और मुठभेड़ नहीं होगी, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से संदेह था कि वह इतना क्षमाशील नहीं हो सकता है। एक घटनापूर्ण रात के बाद प्रतियोगी मैदान में लौट आए। 50,000 प्रतिभागियों में से केवल 5,000 ही बचे थे। क्वालीफायर के अंतिम दौर में उनकी संख्या घटाकर मात्र 500 करने का लक्ष्य रखा गया। यह संघर्ष भयानक था, लेकिन मुख्य कार्यक्रम को प्रस्तुत करने योग्य बनाने के लिए यह आवश्यक था। पिछली बार की तरह प्रोफेसर मार्शल ने भीड़ को संबोधित किया। आज वह दिन है जब हम अंतिम 500 का फैसला करेंगे। आप में से कौन इतना भाग्यशाली होगा कि मशीनी उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों की भीड़ के सामने प्रदर्शन कर सके? आप में से किसी को मोडो स्टार सेक्टर के प्रत्येक घर के घरों में प्रोजेक्ट किया जाएगा। प्रसिद्धि पाने और अपना नाम खरबों लोगों तक पहुंचाने का मौका आपकी मुट्ठी में है। क्या आप उत्साहित नहीं हैं? हर मेक डिजाइनर ने खुशी जताई। उन सभी ने खुद को और अधिक प्रमुख बनाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। भले ही वे किसी गुरुवार की रुचि को पकड़ने में असफल रहे, फिर भी अगर वे घर घर में मशहूर हो गए तो यात्रा सार्थक थी। प्रसिद्धि एक अनमोल संसाधन थी जिसने किसी भी मेक डिजाइनर के करियर को गति दी। अब मैं तीसरे दौर से शुरू करता हूँ। इस बार प्रारूप टीम वर्क के इर्द गिर्द घूमता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने पर मेक डिजाइनर अक्सर अन्य डिजाइनरों के साथ मिलकर काम करते हैं। सबसे अच्छे और सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले डिजाइन हमेशा प्रत्येक डिजाइनर के सर्वोत्तम परिणामों का संग्रह होते हैं। अस्तित्व में कोई भी मेक डिजाइनर हर चीज में सर्वश्रेष्ठ होने का दावा नहीं करता है, हालांकि पॉलीमैथ बहुत करीब आता है। सब लोग थोड़ा हंसे। क्लेयर ग्राम्जा भयानक स्तर की बुद्धिमत्ता वाला एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने जितने क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की है, उससे पूरी डेटा चिप भरी जा सकती है। वेस ने गुप्त रूप से सोचा कि क्या स्टार डिजाइनर जन्म से ही बुद्धिमत्ता के जीन में वृद्धि करता है।
इस बार हम आपके बीच कुछ सहयोग देखना चाहते हैं। सभी को 10-10 की टीमों में बांटा जाएगा। आपका काम सामूहिक रूप से एक एकल मेक डिजाइन करना है, जो आपके प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा एक बार पेश किए गए प्रत्येक मेक से मेल खाएगा। इस बार एआई पायलटों को अपने पिछले परिणाम याद नहीं रहेंगे, इसलिए सभी मैच बिल्कुल सुसंगत हैं। सर्वाधिक जीत वाले शीर्ष 50 समूह सामूहिक रूप से कल मुख्य प्रतियोगिता के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। प्रतियोगिता प्रारूप को लेकर हर कोई अचंभित था। एक साथ काम करना अनसुना नहीं था। आमतौर पर मेक डिजाइनरों के छोटे समूह अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए डिजाइन तैयार करने के लिए एक साथ आते थे। समस्या यह थी कि जब लोगों की संख्या 5 से अधिक हो जाती थी, तो ये समूह अक्सर बोझिल हो जाते थे। रसोई में बहुत सारे रसोइये थे। सबके अपने अपने विचार थे। यदि कुछ लोगों की विशेषताएं समान हों तो उनमें आसानी से टकराव हो सकता है। यह एक दुस्वप्न था जो हर किसी को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, भले ही उनके विचार एक जैसे हों। अब आप सोच रहे होंगे कि आप एक ही समूह में इतने सारे डिजाइनरों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। खैर, यह आपको ही हल करना है। आप एक डिजाइनर से काम करवा सकते हैं जबकि अन्य 9 कुछ नहीं करते। आप प्रत्येक डिजाइनर को डिजाइन इंटरफेस के साथ 1 घंटा बिताने के लिए कह सकते हैं, इससे पहले कि उनका समय समाप्त होने पर दूसरे को कार्यभार संभालने दें। आप किसी मजबूत व्यक्ति के साथ साझेदारी कर सकते हैं और उन लोगों की पिटाई कर सकते हैं जिनसे आप असहमत हैं। जब तक किसी को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता नहीं होगी, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वह बर्बर है। हाँ, मैं बॉक्सिंग क्लब का कप्तान हूँ। यदि आप चोट नहीं चाहते, तो बेहतर होगा कि आप स्वीकार करें कि बॉस कौन है। वेस ने किसी समूह प्रतियोगिता के लिए ऐसे बेतुके नियम के बारे में कभी नहीं सुना था। यहाँ तक कि शारीरिक धमकी से भी इनकार नहीं किया गया। याद करना, हमारे सिमुलेशन द्वारा स्वीकार किया जाने वाला एकमात्र डिजाइन समूह के निर्दिष्ट टर्मिनल द्वारा प्रस्तुत किया गया डिजाइन है। यदि अन्य लोग आपको टर्मिनल तक पहुंचने से रोकते हैं, या यदि आपके पूरे समूह ने इतना तर्क दिया है कि आपका डिजाइन अधूरा है, तो हमें इसकी परवाह नहीं होगी। टर्मिनल पर जो कुछ है वही एकमात्र चीज होगी जो स्वीकृत होगी। अब अपने समूह के साथियों को ढूंढें और कुछ नए दोस्त बनाएं। अनुमानों की एक जटिल श्रृंखला ने 10 के समूहों में सभी का एक साथ मार्गदर्शन किया। वेस की शीघ्र ही डिजाइनरों के एक विविध समूह से मुलाकात हुई। उनमें से 7 फ्लायर थे, जो उनकी गहरी पृष्ठभूमि का संकेत देते थे। उनमें से 4 ने एलआईटी के पूर्व छात्रों की वर्दी भी पहनी थी। वेस उन 3 में से केवल एक था जो कम समृद्ध पृष्ठभूमि से आए थे। उसने तुरंत उस युवक और महिला को देखा जो जमीन पर पड़े थे। नमस्ते, मैं वेस लार्किंसन हूँ, ब्राइट रिपब्लिक से। महिला ने उसकी ओर घूरकर देखा। मिसी फिलिप्स, वेसिया साम्राज्य। यह सुनकर उसकी मुस्कान थोड़ी कम हो गई। सभी संभावित साथियों में से आयोजकों ने उसे एक दुश्मन राज्य की लड़की के साथ समूहित किया। दोनों के बीच तनाव को भांपते हुए बचे हुए आदमी ने तनाव खत्म करने की कोशिश की। सभी को नमस्कार। नाम क्लार्क मैकुलम है और मेरा जन्म और पालन पोषण गठबंधन में हुआ है। दोनों ने क्लार्क से हाथ मिलाया। न तो वेस और न ही मिसी अपने राष्ट्रीय मुद्दे पर निरर्थक बहस करके अपनी संभावनाओं को खराब करना चाहते थे। गर्व। यदि आप लोग कृपया चुप रहें, तो हम असली डिजाइनर काम करने वाले हैं। एक दबंग औरत ने ऊपर से आवाज दी। तीनों में से किसी ने भी उसके स्वर की सराहना नहीं की, हालांकि उन्होंने अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। महिला लीमर से स्नातकों में से एक थी। उन्होंने अपनी वर्दी पर सबसे अधिक प्रतीक चिन्ह भी लगाए थे,
जिसका मतलब था कि उन्होंने एक छात्र के रूप में अपने समय के दौरान बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की। फिर भी वेस नहीं चाहता था कि उसे कुलीन वर्ग से बाहर कर दिया जाए। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? आपको सिंथिया बाराकोवस्की को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है। शायद आपने इंटीग्रेटेड के बारे में सुना होगा। बीएनएफ इंटीग्रेटेड गठबंधन के भारी उद्योग निर्माताओं में से एक था। उन्होंने मशीनी उत्पादन में भी अपना हाथ आजमाया। उनके मेक डिवीजन से बिक्री आसानी से 1 ट्रिलियन कॉल्स को पार कर गई। कुछ सेकेंड के बाद मिसी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपना नाम पहचान लिया। आप वही सिंथिया बाराकोवस्की हैं जो जूनियर वर्ग गेम्स के आखिरी दौर में शीर्ष 100 तक पहुंची थीं। हालांकि वे अभी भी अपना नाम नहीं पहचान पाई थी। जूनियर वर्ग गेम्स का उल्लेख मात्र ही उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। जूनियर वर्ग गेम्स 25 वर्ष से कम उम्र के सभी लोगों के लिए आकाशगंगा में सबसे प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता थी। उन्होंने बहुत समय पहले मेक डिजाइन जैसे गैर भौतिक खेलों में विस्तार किया था। सिंथिया ने मुस्कुराहट से ध्यान आकर्षित किया। आप निश्चिंत रहें कि मेरी उपस्थिति से हम आसानी से अर्हता प्राप्त कर लेंगे। जब तक आप मुझे परेशान नहीं करते, मैं आसानी से एक बेहतरीन मशीन डिजाइन कर सकता हूँ। क्लार्क और मिसी दोनों की आंखों में व्यावहारिक रूप से सितारे थे। वे आश्चर्यचकित होकर उनकी पूजा करने वाली निगाहों को देखता रहा। उन्होंने वास्तव में कभी भी बड़े पैमाने पर रिमवर्क गेम्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। छोटे जूनियर संस्करण की तो बात ही छोड़ दें। वह केवल अपनी जगह पर खड़ा रह सकता था और देख सकता था कि सिंथिया हर किसी को अपने समूह के मेक को डिजाइन करने के लिए जगह देने के लिए मंत्रमुग्ध कर रही थी। हालांकि वे इसको सिंथिया की उपलब्धियों पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन इससे यह नहीं बदला कि उन्हें एक समूह के रूप में काम करना था। जो लोग अब तक जीवित बचे हैं उन सभी के पास अपनी ताकत थी। फाइनल में पहुंचने का लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति के रूप में वेस का मानना था कि उसका अपना इनपुट भी मूल्यवान होना चाहिए। वह अपनी संभावनाओं को किसी अजनबी पर छोड़कर जोखिम उठाने से संतुष्ट नहीं था। अध्याय 85। टीम वर्क। उनका समूह पहले ही त्वरित शुरुआत कर चुका था। सिंथिया बाराकोवस्की ने अपनी अपार उपलब्धियों से अपने अधिकांश साथी डिजाइनरों को पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि वेस भी लगभग आश्वस्त हो गया। यदि खुद पर उनका दृढ़ विश्वास न होता तो शायद उन्होंने कुलीन लीमर स्नातक को अपने तरीके से चलने दिया होता। वर्कशॉप का टर्मिनल जमीन पर टिक गया, जिससे उसे नीचे उतरना पड़ा। जैसे ही वह कंसोल के पास पहुंची, वेस आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। कृपया एक क्षण रुकें, मिस बाराकोवस्की। उसकी आंखें असंतुष्ट तीव्रता से उसकी आंखों में चुभ गईं। तुम मेरे रास्ते में हो। ठीक है, यह बातचीत पहले ही खराब हो चुकी है। वेस ने तुरंत अपने सुझाव को समायोजित किया। यदि मैं जोड़ सकूं, तो मुझे यकीन है कि अपनी उपलब्धियों के साथ आप लीड डिजाइनर का पद लेने के लिए काफी योग्य हैं। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि बाकी सभी लोग हमारे डिजाइन में अपनी अंतर्दृष्टि का योगदान दे सकते हैं। क्या आप हमें कुछ सुझाव देने के इच्छुक हैं? अफसोस की बात है कि बाराकोवस्की ने उनके सुझावों को हवाई मान लिया। उसने हिकारत से अपने बाल झटक दिए और घूम गई। वेस को उसका पीछा करने से रोकने के लिए उड़ाकों में से एक नीचे गिर गया। हमारी राजकुमारी के पास आप जैसे तीसरे दर्जे के किसानों का मनोरंजन करने का समय नहीं है। अब साथ दौड़ें और मिट्टी में खेलें। आपकी भागीदारी अनावश्यक है। अन्य फ्लायर्स ने रैंक बंद कर दी और अपना रुख स्पष्ट कर दिया। वेस लगभग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने कितनी तेजी से डिजाइनर के रूप में अपना गौरव त्याग दिया। वह अपने साथी पैदल यात्रियों से मदद मांगने के लिए पीछे मुड़ा।
तभी उसने देखा कि मिसी और क्लार्क अपना सिर घुमा रहे थे जैसे कि वे अंधे और बहरे हों। वेस, चलो नाव को हिलाओ मत। एक मेक डिजाइन करने के लिए हमारे पास केवल 12 घंटे हैं। 12 कोवस की जैसा भविष्य का सितारा आसानी से एक संपूर्ण डिजाइन के साथ आ सकता है। हाँ, यदि हम उसका बहुत अधिक ध्यान भटकाते हैं तो हम केवल अपने समूह को बर्बाद कर देंगे। ईमानदारी से कहूँ तो मैं मुश्किल से ही कुछ कर पा रहा हूँ। मैं अब इस स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हूँ। क्यों न आराम से बैठें और उसे हमें क्वालिफायर से आगे ले जाने दें। क्या आप जानते हैं कि उन 500 लोगों का हिस्सा बनना कितना सम्मान की बात है जो कल मंच पर दिखाई देंगे। वे दोनों उचित बहाने लेकर आए। यहाँ तक कि कुछ उड़ने वाले भी उनसे सहमत थे। व्यावहारिक रूप से अपने पूरे समूह द्वारा एकजुट होने के बाद वेस के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, हम देखेंगे, लेकिन अगर वह कोई गलती करती है तो मैं उसे बताने में संकोच नहीं करूंगा। स्वाभाविक रूप से सभी ने उन शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। वेस जैसा कोई भी व्यक्ति मिस बाराकोवस्की जैसे प्रमुख डिजाइनर से कैसे तुलना कर सकता है। उसने आकाशगंगा के 1/4 हिस्से तक फैली एक विशाल प्रतियोगिता में पूरे शुक्रवार गठबंधन का प्रतिनिधित्व किया। भले ही वह बमुश्किल शीर्ष 100 में पहुंची, लेकिन इन स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा का स्तर चौंका देने वाला था। फिर भी वेस ने सोचा कि अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में रखना बुद्धिमानी नहीं होगी। यहाँ तक कि किसी गुरुवार के शिष्यों ने भी कभी हर क्षेत्र में निपुण होने का दावा नहीं किया। हालांकि उसके पास जबरदस्ती करने का कोई साधन नहीं था। समस्या, वह अनिच्छा से पीछे खड़ा हो गया और मिस बाराकोवस्की को बिना किसी आपत्ति के अपनी इच्छा पूरी करने की अनुमति दे दी। युवा महिला ने मूल फ्रेम चुनकर अपनी डिजाइन प्रक्रिया शुरू की। उसने आत्मविश्वास से मीडियम मेज को छोड़ दिया और सीधे हल्के मेज के लिए चली गई। विकल्पों की कमी के कारण इस तरह के विकल्प के लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी। बाराकोवस्की की अन्य पसंदों से यह स्पष्ट हो गया कि वे एक स्कीमेशर डिजाइन करना चाहती थी। यदि वे इस प्रभारी होता तो वे एक सुरक्षित और उबाऊ माध्यम मशीन चुनता। अफसोस की बात है कि वह केवल बाराकोवस्की को उसके निर्माण में लगे हुए ही देख सकता था। उसका इरादा उसके बहुत पुराने खानाबदोश की याद दिलाने वाली एक मशीन डिजाइन करने का था। कुछ विशेष प्रकार के झड़प करने वालों ने विभिन्न स्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बाराकोवस्की की झड़प स्पष्ट रूप से सहन शक्ति के लिए बनाई गई थी। ईंधन सेल ने सीमित उपलब्ध क्षमता का अधिकांश हिस्सा ले लिया। अपनी पसंद को पूरा करने के लिए उसने अपनी मशीन को स्थिर मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने के लिए कम तीव्रता वाले ईंधन इंजेक्टेड पावर रिएक्टर का उपयोग करना चुना। इस ऊर्जा का अधिकांश भाग में के एकमात्र हथियार, हल्के कलाई पर लगे लेजर तोपों की एक जोड़ी को शक्ति प्रदान करने पर खर्च किया जाएगा। वेस ने उसके निर्णयों पर नाराजगी व्यक्त की। उनके पास इस प्रकार की प्रणालियों के साथ काम करने का अच्छा खासा अनुभव था। कलाई पर लगी लेजर तोपें विशेष रूप से पेचीदा थीं। एक हल्के में के हथियारों में इतनी गहन हथियार प्रणाली शामिल नहीं होनी चाहिए थी। एक आवारा गोली पूरे तंत्र को निष्क्रिय कर सकती है। यह श्रेय की बात है कि बाराकोवस्की को पता था कि वे क्या कर रही है। उसने धातु विज्ञान और भौतिकी में अपनी दक्षता का खुलासा तब किया जब उसने लाइट में के कवच को हटा दिया और श्रमसाध्य रूप से एक पूरी तरह से नई संपीड़ित कवच योजना तैयार की, जिसकी वेस भी प्रशंसा करना चाहता था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अभ्यास कौशल के साथ सभी संपीड़ित कवच चढ़ाना का निर्माण किया। वह एक सच्ची विलक्षण डिजाइनर है, मिसी उसके बगल में बोली। वह व्यावहारिक रूप से कुलीन लीमर स्नातक को ऐसे घूर रही थी जैसे वह कोई देवी हो। वह कवच सचमुच दिव्य है।
मैं 10 लाख वर्षों में कभी भी बिना चूके ऐसे टुकड़े नहीं बना सका। बाराकोवस्की ने स्पष्ट रूप से असेंबली में भी महारत हासिल की। जिस तरह से उसने टर्मिनल और वर्चुअल वर्कशॉप के टूल के साथ सहजता से बातचीत की, उससे वेस को यह आभास हुआ कि उसने वास्तविक में एक वर्कशॉप में कई घंटे बिताए हैं। भले ही वह फूहड़ नहीं था, उसके सिस्टम संवर्धित कौशल में वास्तविक अनुभव के वास्तविक प्रवाह का अभाव था। क्योंकि मिश्र धातु के संपीड़न में बहुत लंबा समय लगा, वेस ने चारों ओर देखना शुरू कर दिया। मजे की बात यह है कि अन्य समूहों के अनुमानों के बारे में उनकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई थी। उनके पास उनके डिजाइन निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी वे देख और सुन सकता था कि वे क्या कर रहे थे, जैसे कि आयोजक दूसरों को यह देखने देना चाहते थे कि उनके प्रतिद्वंद्वियों ने टीम वर्क के मुद्दे को कैसे निपटाया। खैर, यह एक बड़ा गड़बड़ है, एक हटे कटे डिजाइनर ने कुछ खून उगलते हुए टिप्पणी की। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। 6 अन्य डिजाइनर जमीन पर फैले हुए थे, उनमें से प्रत्येक को बहुत सारी चोटें लगी हुई थीं। आपने अच्छा किया, एक सुंदर राजकुमार जैसी आकृति ने अपने नौकर की पीठ थपथपाते हुए कहा। अब जब हमने रिफ्राफ से छुटकारा पा लिया है, तो हम इस कचरा डिजाइन से छुटकारा पा सकते हैं और किसी सक्षम चीज के साथ शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी ओर, एक समूह जिसमें 7 पैदल यात्री शामिल थे, ने बहादुरी से उन 3 यात्रियों को रोकने की कोशिश की जो उनके कार्यों से असहमत थे। उनके एंटीग्रेव कपड़ों ने उन्हें हवा में बढ़त दिलाई, लेकिन स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए उनकी संख्या बहुत कम थी। उनके लगातार उत्पीड़न ने डिजाइन प्रक्रिया को धीमा कर दिया और उन्हें अपना अधिकांश समय एक दूसरे को घूरने में बिताना पड़ा। दूसरी ओर, अन्य समूहों में से कम आधे सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं तो सौहार्दपूर्ण ढंग से साथ रहे। सर्वश्रेष्ठ समूह अक्सर अपने बीच लीमर स्नातकों की बहुतायत में गिनती करते हैं। उनकी एकजुटता और एक दूसरे के साथ परिचय ने उन्हें अपने बिखरे हुए साथियों के खिलाफ एकजुट मोर्चा दिया। उनके स्कूल का वजन भी बहुत मायने रखता था। उन्होंने समूह के सभी 10 सदस्यों के बीच कोई वास्तविक सहयोग नहीं देखा। भले ही उनमें से कुछ ने वेस के समान राय रखी, दूसरों ने उन्हें नीचे खींच लिया। उनकी अपनी स्थिति शायद ही अनोखी थी। व्यावहारिक रूप से प्रत्येक समूह में कम से कम एक विशिष्ट डिजाइनर था जो कार्यभार संभालना चाहता था। नम्र और पिछलग्गू लोगों ने यह सुनिश्चित करने के लिए दूसरों पर दबाव डाला कि उन्हें उनकी मुफ्त सवारी मिल सके। हालांकि वे इसने प्रतियोगिता में सबसे चौकस प्रतिभागी होने का दावा नहीं किया, फिर भी उन्हें किसी तरह की साजिश की बू आ रही थी। समूहों के आकार से लेकर टर्मिनलों की नियुक्ति तक, सहयोग के बजाय संघर्ष को प्रोत्साहित करने के लिए सब कुछ निर्धारित किया गया था। यदि समूह संरचना में भी हेराफेरी की गई हो तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। वास्तव में, जब प्रत्येक समूह का नेतृत्व एक अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता है, तो यह दौर एक कल द्वंद्वों की एक श्रृंखला में बदल जाएगा। इसका मतलब यह था कि प्रत्येक समूह एक स्थिति में वापस आ गया था। 500 प्रमुख डिजाइनरों में से केवल 50 ही जीवित बचे रहेंगे। भले ही बाराकोवस्की जैसा व्यक्ति बाकियों से थोड़ा ऊपर था, वे 10% की बाधाओं पर जुआ नहीं खेलना चाहता था। यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि यह वास्तव में एक सूक्ष्म जाल था, वेस को अभी भी एक समाधान के साथ आना पड़ा। वह वापस में सी और क्लार्क की ओर मुड़ा। वे पर बैठ गए जमीन पर ऐसे कि मानो वे उबे हुए छोटे बच्चों की जोड़ी हों। वह चुपचाप उनके पास आया और उनका ध्यान खींचा। हमें अपना निःशुल्क पास मिलने में केवल 7 घंटे शेष हैं। क्या चल रहा है? वेस ने करीब आकर अपना विश्लेषण समझाया। उन्हें उम्मीद थी कि दोनों खेल में वापसी करेंगे। इसके बजाय उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई ट्रोल हो। सचमुच अभी वह एक तरह से चतुर है।
लेकिन अगर हर समूह एक जैसा हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है कि हम डिजाइन में योगदान दे सकते हैं। क्या आपको वास्तव में उस पर विश्वास है? एक डिजाइनर के रूप में आपका गौरव कहाँ है? दोनों की नजरों में कोई झगड़ा नहीं था। वेस ने वास्तव में सोचा कि शुरुआत में बूढ़े व्यक्ति का भाषण इन मुफ्तखोरों पर बर्बाद कर दिया गया था। यदि वे अपनी नौकरियों के लिए नहीं लड़े तो वे मशीनी उद्योग में आगे बढ़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तुम दोनों रुक सकते हो और मेरी परवाह करते हुए अपनी गांड पर बैठ सकते हो। मैं स्वयं ही कोई समाधान निकाल लूंगा। शायद अगर वेस इस पर कायम रहता तो उसने इस जोड़े को अपना समर्थन देने के लिए मना लिया होता। हालांकि जब उसने उनकी भावहीन निगाहों को देखा तो उसने हार मान ली। ये दो आलसी कमीने जीवन भर सड़ने के पात्र थे। वह नहीं जानता था कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन वे फिलहाल एक तरफ खड़ा हो गया। जब तक बाराक ओबामा त्रुटिहीन ढंग से काम करता रहा, वेस के पास हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। वेस से अलग, बाराक ओबामा ने बाहर से शुरुआत की और धीरे धीरे अंदर की ओर काम किया। इंजन और पावर रिएक्टर जैसे सभी बुनियादी घटकों का चयन करने के अलावा उन्होंने अपना अधिकांश समय कवच प्रणाली और कलाई लेजर के बीच सामंजस्य स्थापित करने में बिताया। एक हल्के मेक के लिए ये दो घटक अत्यंत महत्वपूर्ण थे जिनका मेक के प्रदर्शन पर सबसे सीधा प्रभाव था। इन घटकों को फ्रंट लोड करने का मतलब था कि बाराक ओबामा अपने समय का बजट बनाना चाहती थी। उदाहरण के लिए, यदि उसे कवच प्रणाली पर बहुत अधिक समय बिताने के लिए मजबूर किया जाता है तो वे आंतरिक पर थोड़ा कम समय बिताने का विकल्प चुन सकती है। और वास्तव में बाराक ओबामा ने कलाई के लेजरों को अनुकूलित करने के लिए बहुत सारे घंटे खर्च किए। यदि वे उचित कार्य करना चाहता है तो उसे इसे सही ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कम से कम 2 दिन बिताने होंगे। महिला ने एक पूर्णतावादी की तरह व्यवहार किया और सबसे सूक्ष्म घटकों के साथ छेड़छाड़ करती रही। वेस थोड़ा करीब आया और थोड़ा खानसा। हमारे पास केवल 5 या इतने ही घंटे बचे हैं। डिजाइन को पूरा करने के हित में मेरा सुझाव है कि आप आंतरिक पर काम करना शुरू करें। आप क्या जानते हैं? उसके स्वप्रचारित गार्डों में से एक ने नीचे की ओर तैरते हुए बात की। विलेजर तोपें ही हमारे एकमात्र हथियार हैं। यदि हमारी महिला का समय कम कर दिया जाए तो कौन जानता है कि वे खराब हो जाएं। हाँ, और वैसे भी आंतरिक को अनुकूलित करने की किस परवाह है? यह सिर्फ केबलों और मांसपेशियों का एक समूह है। कुछ तारों को खोलने में शायद ही कोई जटिलता शामिल हो। दूसरे गुंडे की टिप्पणी से वेस को यह स्पष्ट हो गया कि उसे पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। सीजर ऑगस्टस की भयानक गंदगी के साथ काम करने के बाद वह समूह में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में भीड़-भाड़ और अनुकूलित आंतरिक संरचना की नाजुकता को अधिक जानता था। चूंकि हर कोई उसके खिलाफ था, वेस के पास स्थिति को सुधारने का कोई रास्ता नहीं था। बाराक ओबामा ने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया और कलाई के लेजर से छेड़छाड़ करते रहे। जब तक उसने अपना काम खत्म नहीं किया तब तक पूरा 1 घंटा बीत गया। आखिरकार मैंने इन लेजर तोपों का काम पूरा कर लिया है। कठिन हिस्सा खत्म हो गया है। बाराक ओबामा ने अपने काम में रुकते हुए आप भरी। उसके समूह के एक साथी ने उसके लिए कुछ जलपान लाया जिसका उसने बड़े चाव से आनंद लिया। ठीक है, जाने में केवल 4 घंटे बचे हैं। बाकी सब आसान है। इस बार वेस ने देखा कि बाराक ओबामा ने आंतरिक भाग से शुरुआत की। अपने पहले प्रदर्शन के विपरीत, जब वेस ने कई शॉर्टकट और अन्य संदिग्ध निर्णय लिए तो वह घबरा गई। उसे यह स्पष्ट हो गया कि उसकी यांत्रिकी ट्रेवेलमैन स्तर तक नहीं पहुंची थी। जब वेस ने सुझाव दिया कि वह गलती कर रही है तो पूरे समूह ने उसे घृणा की दृष्टि से देखा।
सचमुच अभी? आपने कहाँ अध्ययन किया था? पीटर्सबर्ग। वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई नाम नहीं है? ब्राइट रिपब्लिक हमारे कोमोडो स्टार सेक्टर का बैकवुड है। मैं नहीं मानता कि ऐसी बंजर जगह यांत्रिकी के बारे में लीमर से अधिक जानती है। इस क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता को किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह एक चौराहे पर खड़ा था। यदि उसने कुछ नहीं किया तो वह अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर चूक सकता है। बहुत कुछ दांव पर लगा था। शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, वेस ने खुद से फुसफुसाया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक समूह ने अपनी सतर्कता कम नहीं कर दी। एक बार जब सभी लोग वापस टर्मिनल की ओर मुड़े तो वे तेजी से आगे बढ़ा और अपने रास्ते में आने वाले शवों को एक तरफ धकेल दिया। अरे क्या? रुकना! एक बार जब वे करीब आ गया तो उसने बाराकोवस्की को जमीन पर गिरा दिया। वे दोनों प्रक्षेपण के माध्यम से उड़ गए और जमीन पर कठोरता से उतरे। वह उसके शरीर के चारों ओर घूमा और उसकी गर्दन को गला घोंटने जैसी स्थिति में पकड़ लिया। अफसोस की बात है कि उसे समझ नहीं आया कि उसके बाद क्या करना है। उन्होंने कभी भी नजदीकी युद्ध कक्षाओं में भाग नहीं लिया था। कई सेकेंड बीत जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अन्य किसी भी डिजाइनर को कोई सुराग नहीं था। वे सभी स्तब्ध दिख रहे थे क्योंकि वे से एक पागल जानवर में तब्दील हो गया था जो एक निर्दोष युवती को निगलने के लिए तैयार था। मुझे हराओ बदमाश! बाराकोवस्की ने फुसफुसाया जैसे ही वह दर्द से कराह उठी। टैकल अप्रत्याशित था और उसकी लैंडिंग कठिन थी। उसका कोमल, हड्डी रहित शरीर कमजोर, असहाय अंदाज में वे इसके खिलाफ लड़खड़ा रहा था। उसे जो भी जीन बूस्ट मिला था वह उसके शरीर को बेहतर बनाने में खर्च नहीं किया गया था। दोनों पक्ष गतिरोध पर अड़े हुए थे। वेस मूल रूप से बाराकोवस्की को बेहोश करना चाहता था, लेकिन उसे आवश्यकता से अधिक नुकसान होने का डर था। वह पहले ही उसे काफी नाराज कर चुका है। देखिए, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं?